गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोल्स क्रिएटर पे। आज मैं क्लास 12 के बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा और देखा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है, निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? Which of the following is an example of ex situ conservation? नंबर ए है पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव, नंबर बी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नंबर सी बीज बैंक, सीड बैंक और नंबर डी है इनमें सभी। ऑप्शन चुनने के पहले हम ये देखें कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है। जब संकटग्रस्त जीवों को उनके नेचुरल आवास वाले जगह पर ही रखकर उन्हें संरक्षित किया जाता है तो संरक्षण की यह विधि स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। लेकिन जब जीवों को संरक्षित करने के लिए उनके नेचुरल स्थान जहाँ पर वे पहले थे वहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह ले जाते हैं और उन जगहों पे यदि उन्हें संरक्षित करते हैं, जीव को संरक्षित करें या पौधों को संरक्षित करें, तो ऐसी स्थिति एक्स सिटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। तो हम देखें कि स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड ग्रोव। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी और सीड बैंक। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पवित्र उपवन बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता। पवित्र उपवन वह जगह होता है जहाँ पे जीवों का संरक्षण लोग भगवान के में आस्था रख के करते हैं। जब ये लोग माने कि ये जगह पवित्र है, किसी भगवान का वास स्थल है, किसी देव का यहाँ पे स्थान है जो यहाँ पे रहते हैं और उनके संरक्षण में ये जीव हैं, इसलिए हमें उनकी हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। अन्यथा यदि हम उसकी हानि पहुँचाते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा। ऐसा सोच के जब लोग धार्मिक आस्था के साथ किसी चीज़ को जोड़ के जीवों का संरक्षण करते हैं तो उसे हम पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे गांव में ब्रह्म बाबा का स्थान होता है, ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ जगह है और वहाँ पे कुछ जीव हैं जंगलों में वहाँ के, तो लोग उसको मारना पाप समझते हैं, क्योंकि अगर समझते हैं कि इस जीव को हम मारेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा। यहाँ तक कि वहाँ पे उपस्थित पौधों की पत्तियों को भी लोग नहीं तोड़ते, डाल को नहीं तोड़ते, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा। यानी कि वो आस्था के साथ, धर्म के साथ जोड़ के जब हम जीवों का संरक्षण करते हैं तो उसे पवित्र उपवन कहते हैं। तो यह स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, यह बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं है। तो इसे हम, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। राष्ट्रीय उद्यान भी स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो ये भी नहीं होगा। और बीज बैंक, सीड बैंक में हम सीड को ले जाकर कहीं किसी विशेष जगह पर उसको संरक्षित करते हैं, तो यह बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न संख्या 92 है। प्रश्न नंबर 92 हमारे पास है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? Cyanobacteria are useful biofertilizer in the field of मक्का, मेज़ में है या गेहूँ व्हीट में है या ईख में है या चावल में है, राइस में है। तो पहले नील हरित शैवाल, तो शैवाल उन्हीं जगहों पे रहेगा जहाँ पे पानी ज़्यादा हो। तो मक्का और गेहूँ के होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मक्का और गेहूँ अधिक पानी में हो ही नहीं सकते। जहाँ भी पानी लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग होता है, अगर पानी कहीं इकट्ठा हो जाए तो ये पौधे सूख जाते हैं वहाँ पे, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब बचा ईख और चावल, तो ईख भी नहीं है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो चावल है। साइनोबैक्टीरिया
चावल के खेतों में ज़्यादा उग जाते हैं, ये नीरहरित शैवाल वहाँ पे उग जाते हैं और उस खेत में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ चावल होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 हमारे पास है कि ग्राफीन पुटक कहाँ पाया जाता है। ग्राफीन फॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन मानव वृषण में, टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बींग्स, या मानव अंडाशय में, ओवरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, या मानव यकृत में, लिवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, या मेढक के अंडाशय में, ओवरीज ऑफ फ्रॉग। तो ग्राफीन पुटक मानव अंडाशय में पाया जाता है। यह मादा के अंडाशय में उपस्थित होता है, जो कि एक विशेष प्रकार के हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है। तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 के रूप में हमारे पास है, सभी जंतुओं को कहा जा सकता है ऑल एनिमल्स में बी कॉल्ड स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स, या शाकाहारी, हार्बीवोरस, या मांसाहारी, कार्निवोरस, या परपोषी, हेट्रोट्रॉप्स। तो सभी जीव अपना भोजन तो बनाते नहीं, तो स्वपोषी उन्हें ही कह सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पे परपोषी पूछा जा रहा है, तो परपोषी अपना भोजन नहीं बनाते और किसी न किसी रूप में वे स्वपोषी पे भोजन के लिए निर्भर होते हैं, तो उसे हम परपोषी के नाम से जानते हैं। तो सभी जंतुओं को हम परपोषी कह सकते हैं। तो हमारे बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो सब गलत होंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि द्वितीयक उपभोक्ता किसे खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट, उत्पादक को, या प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राइमरी कंज्यूमर को, या तृतीयक उपभोक्ता को, टर्शियरी कंज्यूमर को, या सभी को। तो सबसे पहले हम ये जानें कि उत्पादक तो हरे प्लांट होते हैं, उत्पादक को जो खाए वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा जाए वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर किसे खाते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो देखेंगे कि ऑप्शन में प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ लिखा हुआ है, तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बचपन से ही हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लुई पास्चर। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और अगला प्रश्न है 97, डीएनए की आणविक कैंची कौन है। विच इज़ द मॉलिक्यूलर सीजर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए को काटने का काम कौन करता है इसमें से। लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, और पैक्टिनेज और सेलुलेज, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या अभी जो है 97 के बीच में कई बार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की चर्चा की है, और ये भी चर्चा की है कि इसका उपयोग डीएनए को काटने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। बाकी दो ऑप्शन जो होंगे वो गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास है, गेहूं के अर्धबामन प्रकार की खोज किसने की। हु डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, या जॉनसन, या रॉबर्ट हुक, या कैटल वेल। तो आपको यह बता दिया जाए कि गेहूं के अर्धबामन वैरायटी की खोज नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने की थी। ये अमेरिका के थे और भारत में इनको बुलाया गया था हरित क्रांति के लिए, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे पास खेत तो बहुत अधिक उपलब्ध थे, लेकिन अनाज का उत्पादन बहुत कम होता था। तो देश में हरित क्रांति लाने के लिए इन्हें अमेरिका से बुलाया गया था। ये आए इंडिया में और इन्होंने यहाँ पे गेहूं के अर्धबामन प्रकार की खेती के लिए प्रेरित किया और भारत में हरित क्रांति की स्थिति भी बनी। तो इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे गेहूं के अर्धबामन वैरायटी की खोज में
नॉर्मनी बोरलॉग का नाम आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध मत्स्य पालन से नहीं है? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू फिशरीज, यानी कि मत्स्य पालन में इसमें से कौन संबंधित नहीं है? पहला है मछली, तो मत्स्य पालन में मछली ना हो ये तो संभव है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। झींगा भी मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है, तो ये भी गलत है। और केकड़ा, मतलब ये भी पानी में रहता है, तो मत्स्य पालन में केकड़ा को भी रखा गया है, ये भी गलत है। और ब्रॉयलर ये मुर्गियों का एक प्रकार है जिसे अंडे की प्राप्ति होती है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन में, तो ये सही होगा। अगला है, प्रथम पालतू जानवर कौन था? विच वन वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल? ऑप्शन है गाय, कुत्ता, भैंस और ऊँट। तो मनुष्य जब जंगलों में घुमा करता था, यायावर था, एक जगह से दूसरे जगह आता जाता रहता था, अस्थायी रूप से वास नहीं करता था, तो वह शिकार पर डिपेंड था। तो शिकार करने के लिए उसे ज़रूरत थी कुत्ते की, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। हिस्ट्री में भी हम लोगों ने इसे पढ़ा है, तो मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो कुत्ता है। आज हम लोगों ने अपने 100 प्रश्न पूरा कर लिए। आशा है आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 100 तक, यानी कि कुल 100 क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज मेरा ये 10वां वीडियो था। इसके बाद हम लोग मिलते हैं केमिस्ट्री के कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।